नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आम चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। इस सीट शेयरिंग को देखने के बाद यही समझ में आता है कि एनडीए में चिराग पासवान का सिक्का चला है और उनके चाचा एनडीए से बाहर हो गए हैं। यही नहीं, मुकेश सहनी का भी एनडीए में नामो निशान नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी के बगैर एक सीट का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। वो खुश है या नहीं, ये हम जानते हैं संतोष जी से, वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी से, और समझते हैं पूरे एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला। कैसा है सर सीट शेयरिंग का फार्मूला एनडीए का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान रही थी कि भाई बगैर नीतीश के और चिराग के उनका गुजारा होने वाला नहीं है। पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में किया, फिर चिराग पासवान की सारी शर्तें मानी गई, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक भी सीट नहीं, जो कि सिटिंग मिनिस्टर हैं केंद्र में, फिर भी उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया। जी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार 3 सीट थी, उनको 1 सीट दे दिया गया, मात्र 1 सीट घोषणा कर दी गई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा न थे, न ही उनके कोई प्रतिनिधि नजर आए। तो सीट बंटवारे के बाद एनडीए में खींचतान अभी भी जारी दिख रहा है। अब चिराग पासवान की जो पुरानी सीटें थी वही रही, केवल एक नवादा उनसे छीनी गई। बाकी पुरानी सीटें उनकी हाजीपुर रही, वैशाली रही, समस्तीपुर रही और जमुई रही और खगड़िया उनके पास रह गई। उसके अलावा जीतन राम मांझी के लिए 1 सीट दिया गया, तो उनको गया सीट दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट सीट छोड़ा गया, जो काराकाट जदयू की सीट थी, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ा गया। फिर गया जदयू की सीट थी, तो वो जीतन राम मांझी के लिए छोड़ दिया। तो 2 सीट जनता दल ने अपना छोड़ा एनडीए में गठबंधन धर्म के तहत, और 1 सीट शिवहर भाजपा से उन्होंने लिया। शिवहर लवली आनंद के लिए लिया गया। लवली आनंद आज जनता दल ज्वाइन की है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शिवहर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो अब शिवहर से अगर वो लड़ेंगी तो रमा देवी कहाँ जाएगी? रमा देवी का के कारण उस क्षेत्र का बैस वोट का जो होता है, मतलब शिवहर के से फिर राधा मोहन सिंह का क्षेत्र भी प्रभावित होगा, फिर सीतामढ़ी भी प्रभावित होगा। तो एक सीट का जो गठबंधन का जो होता है तालमेल, उसमें कास्ट समीकरण देखा जाता है। तो अब रमा देवी का सीट काट करके वहाँ से लवली आनंद को दिया जा रहा है। उसी प्रकार जदयू की जो सीटें थी पुराने, बस 2 सीट छोड़ करके बाकी सारी सीटें उनकी रही, और भाजपा की भी जो सीटें थी पुरानी लगभग वही रही। पटना रहा, पाटलिपुत्र रहा, छपरा रहा, आरा रहा, सासाराम रहा, बक्सर रहा, बेतिया, हाँ सीतामढ़ी सीट जदयू के खाते में आई है, जो जहाँ से कि ये लड़ेंगे, देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। तो समीकरण पूरा देखा जाए, अब महत्वपूर्ण मामला है भाई, अब पारस क्या करेंगे? पशुपति कुमार पारस, उनके 4 सांसद साथ में है, 5 सांसदों की उनकी टीम है। अब वो पांचों क्या करेंगे? जैसा कि पता चल रहा है राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस लालू जी के संपर्क में है। वो चाहते हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ वो हाजीपुर से चुनाव लड़ें आरजेडी के कोटे से। तो अगर वो आरजेडी से लड़ते हैं तो हाजीपुर में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और उनके समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान चुनाव जीतें। नीतीश कुमार और उनके समर्थक और पशुपति कुमार पारस से नीतीश जी का बहुत अच्छा रिलेशन है। वही उनको, तो उन्होंने ही पशुपति कुमार पारस को तोड़कर एनडीए में लाने का काम किया था। तो जदयू के जो वोटर हैं, वो आरजेडी का वोट तो उनको मिलेगा ही गठबंधन का, जदयू का वोट भी पशुपति कुमार पारस को मिलने की संभावना है। इंटरनल जो राजनीतिक चर्चाएं हैं कि भाई चिराग को नीतीश कुमार भले साथ में है, लेकिन जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में साथ रहकर चिराग पासवान ने नीतीश जी को 3रे नंबर की पार्टी बनाई थी, तो इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान को सबक सिखाएंगे और हाजीपुर से उनको हराने का काम करेंगे। उसमें कोई कोर कसर नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, भले गठबंधन में हो, और वो 2020 का बदला इस बार निश्चित तौर पर लेंगे। तो गठबंधन धर्म में ये बहुत बड़ा, इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी
मैनेज करेगी। एक तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास संकट है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी है, उन पर इतना झूठ बोलने का, मतलब कहीं कुछ भी बोलने का है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह से कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। और उनके साथ एक भ्रष्टाचार की जो बात करते थे, तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में मिले हुए हैं, कोई तो जेल जा नहीं रहा है, तो उनका भ्रष्टाचार का मुद्दा भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला सामने आ गया है। बिल्कुल संतोष जी, ये हम लोग लगातार डिस्कस करते रहे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 39 नहीं 40, यानी कि बिहार की 40 में से 40 सीटें, अब सीट शेयरिंग की तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ऐसे में ये सीट शेयरिंग महागठबंधन को किस तरह से टेंशन देगा, और क्या सचमुच 39 के बाद 40 का नंबर बीजेपी या यूँ कहें बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के खाते में जाएगा? देखिए, आप आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक का इतिहास निकाल लीजिए, कोई भी चुनाव होता है तो 40 से 50% सांसद चुनाव हारते हैं। आज़ादी से लेकर अभी तक का कोई भी चुनाव आप निकाल लीजिए, मिनिमम 40% सांसद चुनाव हारते हैं, 40 से 50% नए चेहरे आते हैं, मिनिमम 40% तो आते ही आते हैं। तो आपका 39 सीट था, तो आप 40 कैसे जीत जाइएगा? मतलब कोई जादू ही है क्या? कैसे जीत जाइएगा? जो एंटी इनकम्बेंसी होता है, 10 साल से आपकी सरकार है, आपने कुछ किया नहीं, तो कैसे जीत जाएंगे? आप 40% ही मिनिमम जोड़ लीजिए, 39 सांसद हैं तो 4 चौके 16, तो 16 सीट तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट नहीं है, भले ही वो कितना भी समीकरण बना लें। जी जी, चिराग पासवान को मिला लें, उपेंद्र कुशवाहा को मिला लें, मांझी को मिला लें, एक वोट समीकरण होता है, लेकिन पब्लिक देखती है काम। कितना भी समीकरण हो जाता है, कितना भी बड़ा काम, आप देखे होंगे 71 में इंदिरा गांधी का प्रचंड बहुमत आया था, 71 में बांग्लादेश को दुर्गा की उपाधि दी गई थी, और 77 में चुनाव हार गई थी। बिल्कुल, वो खुद चुनाव हार गई थी। जी जी जी। 84 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी का प्रचंड 400 सीट आया, और लीजिए 89 में चुनाव हार गए। तो एक प्रचार तंत्र के माध्यम से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। तो आप जान लीजिए, जो 40 का नारा है टीवी पर अखबार में देने के लिए अच्छी बात है, पेट की मार सबसे बड़ी मार होती है। लेकिन जो आप प्रचार तंत्र की बात कर रहे हैं संतोष जी, उसमें लिटिल मैं ये संशोधन करना चाहूँगा कि जिस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, तब प्रचार तंत्र इतना मजबूत नहीं था। अखबार और या यूँ कहें कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस तरह से बिकाऊ नहीं था, और गोदी मीडिया जैसे शब्द नहीं थे। आज तो ये सब कुछ है, और ख़ास करके सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त बोलबाला है। देखिए, सबका बोलबाला, 14 में भी बोलबाला था, 15 में क्यों भाजपा हार गई चुनाव? भाजपा का बहुत प्रचंड बहुमत था, मोदी जी 19 में भी चुनाव जीते, 20 में फिर बिहार में तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गए? कहीं ना कहीं तो फैक्टर है ही, लोग सब कुछ देखते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, और 2 बार से 15 और 20 में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। कितना भी उनको चारा घोटाला की बात कर दी, ये सब चीज़ कही है, लेकिन वो बड़ी पार्टी तो हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग कैसे वोट देंगे? महंगाई की मार चरम पर है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बॉन्ड घोटाला जो आया है, क्या इसके बाद भी कोई वोट देगा क्या? जनता सब देख रही है कि भाई आपने पैसा लेकर के, मतलब एक प्रकार से रिश्वतखोरी जो होता है, कैश लेने का, ये बॉन्ड के माध्यम से रिश्वतखोरी है। तो इसमें सभी पार्टियां शामिल है, टेबल के नीचे से जिसको कहते हैं लेना, सभी पार्टियां शामिल है, कोई एक पार्टी नहीं। लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उस पर ज़्यादा आरोप होता है। मान लीजिए, आज हमारे देश में लगभग देखिएगा तो सैकड़ों पार्टियां हैं, 400-500 पार्टियां हैं, लेकिन बाकी टोटल पार्टी को जोड़ लीजिए तो कितना मिला, और अकेले भाजपा को कितना मिला? तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और पिछले बार आप वो देखिए, 19 में उनको चुनाव क्यों जीते? 19 में सैनिक, 19 में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत ख़राब स्थिति थी, लेकिन
करीब सैनिकों के पुलवामा में हमला हुआ और सैनिक हमारे शहीद हुए, और प्रधानमंत्री सैनिकों के नाम पर वोट मांगा, शहीदों के नाम पर वोट मांगा। और देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, देशभक्ति, और सैनिकों के नाम पर पूरा देश ने गोलबंद होकर प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था। लेकिन आज क्या हुआ, सैनिकों की स्थिति क्या कर दी उन्होंने? सैनिक आज किस कगार पर है? सैनिकों को भी कॉन्टैक्ट पर ला दिया 3 साल के। जो सैनिक में बहाल होते थे तो आराम से 15-20 साल के लिए जॉब करते थे, अब 3 साल में उनको आउट करते रहे। तो किसी को तो आपने छोड़ा नहीं, तो वोट किस आधार पर लोग देंगे? मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि 2004 वाली स्थिति फिर होगी, जो इंडिया साइनिंग में वाजपेयी जी की हुई थी, वही स्थिति इस बार भी होगी। और भले 400 कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 200 सीट भी आ पाएंगे। 200 सीट भी आ पाएंगे, लेकिन बिहार की स्थिति, बिहार में आप 40 में कितना दे रहे हैं एनडीए को? मुझे नहीं लगता है कि 40 सीट जो दावा कर रहे हैं, लड़ाई बराबरी की होगी। मुझे लगता है कि 50-50 की लड़ाई होगी, बराबरी की लड़ाई होगी। वो भी बराबरी की लड़ाई तब है जब उन्होंने नीतीश कुमार को मिला लिया है और चिराग पासवान को मिला लिया है, नहीं तो भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं थी। मतलब 2 अंक में आना मुश्किल था। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है, खास करके महागठबंधन के लिए, कि उसे 40 में से 20 सीट संतोष जी दे रहे हैं। संतोष जी, शायद आप मुकेश सहनी पे भरोसा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में मिल जाएंगे और रूठे हुए उपेंद्र कुशवाहा भी अगर इधर आ गए तो मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा से मतलब नहीं है। आप विधानसभा चुनाव में तो न मुकेश सहनी थे, न उपेंद्र कुशवाहा थे, कोई नहीं थे साथ में। फिर भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी कि नहीं? जी भाई, भाजपा भी उधर थी, चिराग पासवान भी उधर थे, और नीतीश कुमार भी उधर थे, लेकिन फिर भी तो सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन उसके बारे में भी कहा जाता है कि चाचा को साधने के चक्कर में जो है चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए जो है कई सारी सीटें उनको मुहैया करवा दी। निश्चित तौर पर आप देखिए ना, 2000 में जिस प्रकार की इंटरनल लड़ाई थी एनडीए में, जो चिराग जदयू को हरा रहे थे, जदयू चिराग को हरा रहे थे, वही लड़ाई अभी भी है। और इस बार तो एक और नई लड़ाई है कि भाई नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर ये 10 सीट जीत जाएंगे, 15 सीट जीत जाएंगे तो फिर पलटी मार के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे। इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है। तो आप देखिएगा फिर एनडीए में इंटरनल लड़ाई है, ना तो जदयू के वोटर भाजपा को देंगे, ना भाजपा के वोटर जदयू को। विवाद अब देखना है कि इसको किस रूप में भाजपा मैनेज करती है, किस रूप में जदयू मैनेज करती है। भाई, दल मिल गए हैं, लेकिन लोगों के दिल तो नहीं मिले हैं। दिल को कैसे मिलाइएगा? आप कल तक गाली दे रहे थे कि भाई पलटू राम बोल रहे थे, कल तक भाई कुर्सी से हटाने की बात कर रहे थे, और आज इतना जल्दी दिल तो नहीं मिलेगा। जो वोटर कल तक गाली दे रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार है, महंगाई है, सब कुछ है, तो वो कैसे वोट देंगे? जी। मतलब राताराती पलटी तो नहीं हो जाएगा ना। जी भाई, नेता पलट सकते हैं, जनता नहीं पलटती है। बिल्कुल। तो एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग हो चुका हो, लेकिन कहते हैं कि इस फार्मूले से दिल को दिल से नहीं मिलाया जा सकता, और यही सबसे कमज़ोर कड़ी है एनडीए के लिए, और जिसका फ़ायदा महागठबंधन को मिलना तय है। जैसा कि संतोष जी ने बताया कि भले ही सीट शेयरिंग हो गया हो, तमाम चीज़ें सुलझा ली गई हो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ आज भी चिराग पासवान, नीतीश कुमार तलवारें खींचे खड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात कि बिहार की जनता को और खुद बीजेपी को इस बात का नीतीश पर भरोसा नहीं कि वे एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।